हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजेतानंद और आप एकलव्य वाटिका चैनल पे हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ आपको। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्लास 11 में कितनी पढ़ाई की है, आपने पढ़ाई नहीं की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग जो है नए सिरे से शुरुआत करेंगे, क्लास 12 की पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, जो भी क्लास 12 का केमिस्ट्री में जितना सारा चैप्टर्स होगा सारा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आईआईटी नीट जेईई सब लेवल तक पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हो यहाँ पर, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास 12 का पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का पढ़ाने वाला हूँ विदाउट एनी फी। आपको एक भी फीस नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सुविधा आपको मिलने वाली है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो लाखों का फी नहीं दे पाते हैं, उसके लिए ये सारी वीडियोस होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों का पहला क्लास है क्लास 12 का। तो पहला क्लास है जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का, वो है सॉलिड स्टेट, ठीक है बच्चों। तो एक नए सिरे से शुरुआत करना है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि क्लास 11 आपका बर्बाद हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप डिमोटिवेट नहीं होइए कि सर मैंने क्लास 11 में कुछ पढ़ाई नहीं की तो सर 12 में कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी से जुट जाइए, अभी से एकदम मेहनत और जो जुनून है आपका वो जो है एकदम बरकरार रखिए। जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ाई नहीं की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। हम जानते हैं कि बहुत लगभग 90% स्टूडेंट्स का क्लास 11 जो है बर्बाद हो जाता है, ठीक है। दोस्त के चक्कर में, तो एक्स के चक्कर में, पता नहीं किस किस के चक्कर में। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लास 12 में आप अगर मेरे पास आए हो आप, तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको। सारा कुछ यहाँ पर आपका क्लियर होगा, पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। बस एक बात आपको बोल रहा हूँ, मेहनत से सारा काम कीजिएगा, पढ़ाई मेहनत से कीजिएगा, और कोई एक्स वैक्स के चक्कर में नहीं रहिएगा, कोई लड़की के चक्कर में नहीं रहिएगा। तब यहाँ पर पूरा कंटेंट आपको एकदम सही मिलेगा। और जितना सारा चीज़ आपके लाइफ में होगा, फिर आप आईआईटी क्लियर कर लोगे, नीट क्लियर, आप भाई साहब आप जो चीज़ क्षेत्र में जाओगे ना, सारा में तरक्की करोगे, सारा में सफलता मिलेगा। बस लड़की के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। पढ़ाई करना है। देखो, अगर आप पढ़ाई करके कुछ बन जाते हो ना, कुछ बड़ा ना, जैसे नीट क्लियर करके आप डॉक्टर बन गए, आईआईटी क्लियर करके आप इंजीनियर बन गए, ठीक है, तो भाई साहब उसके बाद भले आप स्मार्ट हो या ना हो, आप पढ़ाई में स्मार्ट हो, आपका जो प्रोफेशन है वो स्मार्टनेस वाला है, तब भाई साहब कतार में लड़की लगी रहेगी, ठीक है। एकदम कतार में आपकी जो है लड़की रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शन वाला जितना चीज़ है उस सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, तब आपका क्लास 12 बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। जिस वजह से क्लास 11 बर्बाद हुआ है, प्लीज़ बच्चों उस जो चीज़ आपको क्लास 11 में डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, प्लीज़ वो चीज़ को दूर रखिए अपने से क्लास 12 में, ठीक है। तो आइए हम पहला चैप्टर जो है एक नए अंदाज में, एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर सॉलिड का मतलब तो आप समझते ही होंगे। पहले अगर हम बात कर ले व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, तो आप बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हो कि मैटर वो होता है जो जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वॉल्यूम होता है, और कुछ ना कुछ इस स्पेस में या ये पूरे यूनिवर्स में कुछ ना कुछ स्पेस कवर करता है, कुछ जगह छेकता है, उसे ही मैटर कहते हैं। और मैटर का कितना टाइप होता है, एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, होता है कि नहीं होता। वैसे और भी दो होते हैं, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, और भी होते हैं, लेकिन और एक प्लाज्मा स्टेट होता है, तो उसका मैं अभी डिस्कशन नहीं करने वाला। और इनफैक्ट तो हम भाई साहब हम सिर्फ सॉलिड का ही डिस्कशन करेंगे। मैटर का 3 स्टेट होता है, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसमें हम सॉलिड के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। पूरा इस होल जो भी हमारा सेशन रहने वाला है वो पूरे सेशन में, यानी इसका लगभग 10 पार्ट बनेगा। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है क्लास 12 का, उसका 10 पार्ट बनने वाला है, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा हमारा। तो 10 पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके ज्योमेट्री को समझेंगे, इसी चीज से रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा। और हाँ, एक बात और याद रखिए, जो बच्चे इस चैप्टर में विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, जिनका विजुअलाइजेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो तो इस चैप्टर को एकदम चुटकियों में उड़ा के ले जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन आप दूसरे चीज़ में रखते हो
ना, ऐसा सोचते हो काश वो लड़की मेरी होती, या काश यार वो नंबर दे देती, काश वो पट जाती। तो ये सारा चीज़ जो आप अलग टाइप के विजुअलाइजेशन में अपना जो विजुअलाइजिंग पावर है वो अलग बैड डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में लगा रहे हो, वही विजुअलाइजेशन पावर अगर आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में लगाओगे तो भाई साहब चाहे वो आईआईटी का क्वेश्चन हो, चाहे जेई आईआईटी में जेई का क्वेश्चन हो, या जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, या चाहे नीट में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन करे, आप एकदम उड़ा के आओगे उसको, एकदम बढ़िया से रेल के आओगे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चाहे बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, सारा को रेल के आओगे। तो वहां वाला जो विजुअलाइजिंग पावर है, यहां एक सही जगह पे लगाना है आपको, तब ये चैप्टर आपके लिए एकदम बहुत आसान हो जाएगा। तो भाई साहब हम सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर का एक स्टेट होता है सॉलिड। क्या होता है भाई, सॉलिड को अगर डेफिनेशन जाने तो हम उसके प्रॉपर्टी से ही उसका डेफिनेशन बना सकते। कैसे? तो भाई सॉलिड वो होता है जिसका मास जो होता है, मास हो गया, यहाँ पे कामा होगा, मास, शेप एंड वॉल्यूम, वो क्या होता है, डेफिनेट होता है, यानी फिक्स्ड होता है। अब जानते हो मास, सॉलिड का मास, ठीक है, सॉलिड का शेप, वॉल्यूम, ये सब फिक्स होता है, डेफिनेट होता है। अगला बात, ये सब क्लास 10th का चीज़ है, जो कि आपको क्लास 9th और 10th का चीज़ है, जो आपको बहुत पहले से ही पता होगा। तो मैं एक तरह से कह लो तो रिवीजन कर लेता हूँ बस। ठीक है, अगला है भाई कि सॉलिड जो है ना, उसका रिजिडिटी मतलब कठोरता जो होता है, यानी सॉलिड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं जो कठोर नहीं होते हैं ना, जैसे स्पॉन्ज हो गया तो वो कठोर नहीं है, उसके ऊपर भी बात होगी इसी चैप्टर में। तो दिक्कत आपको नहीं मानना है, सब कुछ होगा। फिलहाल तो अभी गर्मी से जूझ रहा हूँ। ठीक है, गर्मी है भाई साहब, गर्मी का मौसम है। अब तीसरा है पॉइंट है कि मिनिमम स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है कि किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा कण, यानी किसी भी मैटर जो सबसे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, उसी को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में बहुत ज़्यादा ही गर्मी है भाई साहब। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है ना, वो मिनिमम होता है। एकदम जानते हो भाई साहब, ये तो एकदम क्लास 9th का चीज़ है कि अगर सॉलिड तभी तो बनता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एकदम पास होते हैं। वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स जितने पास होंगे उतना अच्छा सॉलिड होगा वो। तो याद रखिए इस बात को, जो सॉलिड होता है उसके बीच, यानी सॉलिड का जो एटम्स होता है, उस एटम्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। ये चीज़ तो आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो इसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करने वाला। अगला देखिए क्या है, चौथा पॉइंट, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंपेयर विथ लिक्विड एंड गैसेस। अब जानते हो लिक्विड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर पर होते हैं। लिक्विड में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो दूर दूर होंगे कि नहीं, दूर दूर होने के वजह से वो ना, उसके अंदर फ्लूइडिटी वाला जो नेचर होता है। अब लिक्विड क्या, लिक्विड को फर्श पे उछल दो या गिरा दो तो लिक्विड क्या होती है, फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि उसका जो लिक्विड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, लिक्विड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होता है। अब दूर दूर होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो मॉलिक्यूल्स पे नहीं लग पाता है, जिसके वजह से वह एकदम लुढ़क जाता है और फर्श पर बिखर जाता है। और गैस में भी वही बात है, गैस का तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पर होता है। इसी के लिए इस दोनों के मुकाबले जो सॉलिड होता है ना, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। इसी के लिए उस दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ में आया बच्चों? तो इतना हो गया, तो अब हम पढ़ते हैं भाई सॉलिड के कितने टाइप होते हैं। अब सॉलिड तो हम जान गए कि क्या होता है भाई साहब, सॉलिड, ये सारा पॉइंट से हम लोग इसको सॉलिड क्या होता है इसको पता कर लिए। ये तो क्लास 10th का ही चीज़ था, जो ये आपको बहुत पहले से पता होगा।
अब सॉलिड के टाइप कितने होते हैं? सॉलिड के भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। जैसे सॉलिड का बात करें तो सॉलिड दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात करें तो क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, रॉन्ग नहीं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके अंदर भी तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा। अरे भाई साहब, दुनिया का हर एक चीज़ जो है ना वो एटम मॉलिक्यूल से ही तो मिलके बना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही तो मिलके बना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, बहुत दूर तक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, बहुत यानी लॉन्ग रेंज तक जो है एकदम रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एकदम पॉइंट जो दिख रहा होगा आपको, वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। वो क्या है कि देखिए एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज है, एकदम रेगुलर, देख सकते हो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है इन सभी का, ठीक है। और रेगुलर अरेंजमेंट जो है, ठीक है, ये जो रेगुलर अरेंजमेंट देख रहे हो, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी दूर के लिए है, वो लॉन्ग रेंज के लिए। यह जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए है, थोड़ा दूर ही नहीं, लॉन्ग रेंज है, बहुत लंबा लॉन्ग रेंज है इसका, ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड। तो भाई साहब, एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अच्छा, आप इरेगुलर हटा लो, यहाँ पर रेगुलर ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेगुलर लगाओ, यानी रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, यानी एमॉर्फस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन बहुत कम दूरी के लिए होता है, शॉर्ट रेंज के लिए होता है, एकदम छोटी दूरी के लिए होता है ये अरेंजमेंट, ठीक है। या आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। भाई साहब, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, इसको हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं? ट्रू सॉलिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये भाई साहब बहुत मजबूत होता है, इसी के लिए इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगला है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं या स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। अब सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूं। देखिए, सुपर कूल्ड लिक्विड वैसा लिक्विड होता है कि वैसा मतलब सॉलिड जिसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहता है। उसका जो पोजीशन है वो बदलता रहता है, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, उस सॉलिड का, तो उसे ही सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं या स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। इसका मैं एक बहुत ही गजब का एग्जांपल दे रहा हूं। भाई साहब, एग्जांपल क्या है कि आप देखे होंगे कोई जैसे आपका होम होगा, घर होगा ना, तो घर में खिड़की जो होगा, खिड़की में देखिएगा, अगर खिड़की आपका कांच का बना हुआ है तो खिड़की में क्या है कि खिड़की का जो कांच होगा, कांच में देखिएगा कि ऊपर यानी टॉप में देखिएगा कांच वो पतला है और डाउन यानी बॉटम में देखिएगा कांच एकदम मोटा हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो जो कांच है ना वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, उसके अंदर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, मूव करता है, तो ऊपर से नीचे मूव करता है। क्योंकि ग्रेविटी कैसे होती है, ग्रेविटी जो होती है वो नीचे अप्लाई होती है, तो जो पार्टिकल है ना वो ऊपर से नीचे आते हैं। इसी के लिए जो ऊपर का पार्ट होता है ग्लास का वो थोड़ा पतला हो जाता है और नीचे वाला मोटा हो जाता है। तो कांच क्या है? कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है और उसी को स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। झूठा मतलब फॉल्स सॉलिड, यानी फॉल्स सॉलिड समझ ही सकते हो, मेरी भावनाओं को समझो कि जो सॉलिड पूरी तरह से पूर्णतः सॉलिड नहीं है, ठीक है, सॉलिड वाला गुण नहीं है। यानी सॉलिड का बहुत सारा गुण है, देख रहे हो इतना कि सॉलिड का गुण तो है, बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ नहीं मिल रहा है, तो वही तो है स्यूडो सॉलिड, ठीक है। इसको स्यूडो सॉलिड इसलिए बोला गया क्योंकि भाई साहब सॉलिड जो होता है उसका थोड़ी ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इधर उधर मूव करता है, ठीक है। हाँ, हम जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, ये बात तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो टाइम के रिस्पेक्ट में मूव करता है, इसी के लिए इसको स्यूडो सॉलिड बोला गया है। और ये बहुत कमज़ोर होता है, तुरंत गिराओगे तुरंत टूट जाएगा,
ठीक है, समझ में आया। तो एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल लिक्विड बोला जाता है या उसको स्यूडो सॉलिड भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो अगला बात है, अगला क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखते हैं अंडरगो रेगुलर क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है कि अगर बात करें हम कि अगर कोई तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड लो, कोई भी क्रिस्टल लो या क्रिस्टलाइन सॉलिड लो, यानी क्रिस्टल में बोल रहा हूँ कि मतलब कोई भी क्रिस्टल होता है ना, या जैसे FeSO4 ले लो, वो भी एक क्रिस्टल है, या NaCl ले लो, सब ये क्रिस्टल है। डायमंड ले लो, ये सारा क्या है, क्रिस्टल है। तो डायरेक्ट आप कह लो कि अगर क्रिस्टल ले लो, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लो कोई, और उसको अगर आप काटो, उसको क्या करो, कट करो बीच से, तो उसका जिधर से आप काटोगे ना, उसका जो एज, उसका जो जैसे यहाँ पर जैसे जैसे है ना, और यहाँ से इसको बीच से कट करोगे ना, तो जो भी इसका इंटरफेस आएगा कटा हुआ, वो एकदम प्लेन होगा, उसमें किसी भी प्रकार का इरेगुलर जो है सरफेस बिल्कुल नहीं आने वाला है, एकदम प्लेन सरफेस आने वाला है। ठीक है, तो ये होता है अगर आप जो है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हो, तो उसका जो मतलब वो इंटरफेस खुल के आता है, वो क्या होता है, एकदम प्लेन होता है, उसमें कोई भी एकदम क्या कह लो तो इरेगुलर सरफेस देखने को नहीं मिलता है, एकदम प्लेन सरफेस देखने को मिलेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब उस सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रेगुलरली अरेंज्ड है, तभी ये ऐसा हो सकता है, तभी तो प्लेन सरफेस आएगा, अन्यथा आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि अगर वही बात है भाई, अगर एमॉर्फस सॉलिड को आप कट करोगे तो उसका जो इंटरफेस आएगा ना, उसका जो सरफेस होगा वो क्या होगा, वह इरेगुलर होगा। क्या होगा, इरेगुलर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलर होगा, इसमें इरेगुलर होगा, खुरदुरा जमीन होगा, यानी खुरदुरा सरफेस हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक कहने का मतलब यह है कि यहां पे लिख दे रहा हूं, एनआइसोट्रॉपिक कहने का मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। समझ में आया? आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। अब एनआइसोट्रॉपिक का मतलब तो यही होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन चले जाओ, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, हर एक डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में जाओ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, 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 आप इस डायरेक्शन में जाओ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आप डायरेक्शन को चेंज करो तो उसके साथ साथ जो है फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा क्यों होगा अभी हम बता रहे हैं, इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटा दे रहे हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहां पर दूसरा मार्कर लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा भाई साहब। इसके लिए हम एक अरेंजमेंट कर लेते हैं, जिसके लिए हम इसको एकदम तेजी कर देते हैं। पहले रेड ले लेते हैं, फिर ब्लैक ले लेते हैं, फिर ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, और इसी अरेंजमेंट को हम एकदम कंटिन्यू कर लेते हैं एकदम तेजी से। ठीक है, देखिए ये अरेंजमेंट आप ध्यान से देखिए। क्या है कि मैंने पहले जो ये एक तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गया। अब पहले मैंने रेड कलर लिया, फिर ब्लैक लिया और फिर ब्लू लिया, फिर रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक ब्लू, रेड ब्लैक ब्लू, इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया। अब मैं डिफरेंट डायरेक्शन में जाऊंगा तो हमको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। देखिए कैसे हम क्या है, हम अगर सीधे जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, रेड मिलता है। क्या मिलता है, रेड और रेड मिला। अच्छा, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो देखिए हमको क्या मिला, ब्लैक ब्लू मिला। देख रहे हैं, हम डायरेक्शन तो चेंज कर रहे हैं, हम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और डिफरेंट हमको क्या मिल रहा है, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मिल रहा है।
यानी डायरेक्ट कर लो तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें देखिए यहाँ रेड रेड मिला, इधर ब्लैक ब्लैक ब्लू मिला। अब इधर जाए इस डायरेक्शन में तो हमको ब्लू ब्लू रेड मिला, तो डायरेक्शन तो हम चेंज कर रहे हैं, उसके साथ साथ देख रहे हैं प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। जैसे आप यहाँ जाइए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रेड रेड ब्लैक मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर जाइए तो देखिए ये दोनों जो है, ये जो अरेंजमेंट है ये दोनों फिर रिपीट हो गया, लेकिन क्या है बहुत दूर तक आप देख रहे हैं ना, अरेंजमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कहने अरेंजमेंट तो सेम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कुछ और है, 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 फिर इस डायरेक्शन में देखिए ब्लू ब्लू आ गया। तो यही है कि ये इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, कि भाई आप डायरेक्शन आप चेंज करो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाओ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, जैसे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। अब आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहने का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई से भी डायरेक्शन आप चले जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, आपको सेम तरह का ही फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। जैसे भीड़ होता है ना, भीड़ में क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कोई एक्स जाति का होता है, जाति के हिसाब से देखें तो कोई एक्स जाति का होता है, कोई वाई जाति का होता है, कोई जेड जाति का होता है। तो आप कोई से भी डायरेक्शन में चल जाओ आपको खिचड़ी ही मिलेगी ना, मतलब पूरा खिचड़ी बना रहता है। तो इसमें भी सेम मिलेगा, इधर भी सेम, इधर भी सेम, कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसी के लिए इसको आइसोट्रॉपिक इन नेचर बोलते हैं। कि आइसोट्रॉपिक इन नेचर समझे कि डायरेक्शन मैं लिख देता हूं, डिफरेंट डायरेक्शन बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया? डायरेक्शन तो आप चेंज कर लो कितना भी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम ही रहेगी। एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक समझ में आ गया। एनआइसोट्रॉपिक में जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलती है, और आइसोट्रॉपिक नेचर कहने का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेम तरह का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। अगला है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। यानी एकदम एक तरह से कहो तो जैसे आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है मान लेते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स में, तो वो 1200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम एमॉर्फस सॉलिड का बात करें तो उसमें क्या है, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी एमॉर्फस सॉलिड जितने भी होते हैं उसका एक रेंज होता है, उसके टेम्परेचर का क्या होता है, रेंज होता है। जैसे 110 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये पर्टिकुलर जो सॉलिड है वो क्या होगा, मेल्ट होगा। तो वो 110 से लेकर 180 तक का जो रेंज दिया गया वो ही तो है रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के रेंज में, उतना रेंज में जो है वो जलेगा, ठीक है। वो 110 में भी जल सकता है, वो 115 में भी जल सकता है, 120 में भी जल सकता है, 150 डिग्री सेल्सियस में भी जल सकता है। तो इस तरह के जो है टेम्परेचर के रेंज को हम बोलते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जो एमॉर्फस सॉलिड का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ? अच्छा, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल देना चाहो तो आप दे सकते हो भाई, जितना भी क्रिस्टल है NaCl, KCl, ठीक है, और भी जैसे क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। आप एमॉर्फस सॉलिड में दे सकते हो ग्लास, ठीक है, और आप CaCO3 भी दे सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये सारा क्या है, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। चौक, ये देखो ये क्या है, ये चौक डायरेक्ट आप कर लो। भाई साहब आज बहुत गर्मी है जिसकी वजह से हम क्लास को यहीं पर आज स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हो पहले आप, ठीक है बच्चों। तो आपने नोट कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, चूँकि भाई साहब फैन, लाइट तो है लेकिन फ़ैन अभी यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है, अभी घर से आया नहीं है। तो फ़ैन कल आ जाएगा। तो भाई कल जो है एकदम लॉन्ग टाइप का जो है क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लंबा लंबा क्लास लेंगे। आज तो एकदम छोटा क्लास था, गर्मी देख रहे भाई साहब, पूरा शरीर भीग गया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।
क्लास 12th के बच्चों तैयार हो जाओ, जुनून के साथ पढ़ना है हम लोगों को और 4 के आना है क्लास 12th बोर्ड में और जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसी तरह से एकदम डेली जो है रेगुलरली वीडियो अपलोड होगी क्लास 12th के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।